ओके, हेलो जी, वेलकम टू दिस चीट कोड सीरीज। इस सीरीज में हम लोग ऑलरेडी रिकॉग्निशन डिस्कस कर चुके हैं। रिकॉग्निशन में डी ज्यूरे डी फैक्टो को भी डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा इसके बारे में वापस जानते हुए हम लोग आज केस लॉज करेंगे रिकॉग्निशन के। उससे पहले हम लोग गवर्नमेंट रिकॉग्निशन क्या होता है वो भी देखेंगे। चलिए, सबसे पहले तो बात करते हैं डी ज्यूरे डी फैक्टो। मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं पर मैं फिर से आपको समझा रहा हूं। तो अब देखो, डी फैक्टो रिकॉग्निशन एक टेम्परेरी रिकॉग्निशन है जो रिवोकेबल है। यानी रिकॉग्निशन क्या है कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है पूरी, वो हमें क्या दे रही है? रिकॉग्निशन दे रही है किसी एक नए स्टेट को कि तुम आज से स्टेट, और स्टेट के तुम्हें राइट्स मिलेंगे, ड्यूटीज मिलेंगी और साथ में इम्यूनिटीज मिलेंगी। ठीक। तो अब ये जो स्टेट का पूरा औहदा मिल रहा है किसी को, ये स्टेट का औहदा आप कैसे दोगे? प्रॉब्लम वहां पे आएगी। मतलब ये कि अगर मान लो ये जो डी फैक्टो टेम्परेरी कब देते हैं, तो अक्सर रिवॉल्ट से अराइज हुआ हुआ, जो रिवॉल्ट से बना हुआ स्टेट होता है, ठीक है, उसको हम डी फैक्टो रिकॉग्निशन देते हैं क्योंकि उसका पता नहीं, उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसको हम दे देते हैं डी फैक्टो रिकॉग्निशन। जो नॉर्मल प्रोसेस से बना हुआ है उसको हम देते हैं परमानेंट रिकॉग्निशन, या हो सकता है कई बार प्राइमरी हम डी फैक्टो दे देते हैं, और डी फैक्टो देने के बाद हम आपको देंगे क्या? डी ज्यूरे। ठीक है। सो ये कुछ चीजें होती हैं डी फैक्टो डी ज्यूरे के स्टेट के परस्पेक्टिव पे। ठीक। अब शायद मैंने आपको गवर्नमेंट भी बता दिया था, या हो सकता है नहीं बताया हो। तो रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट का जब हम पॉइंट लाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या होता है? अब स्टेट के अंदर कोई गवर्नमेंट होगी जो चल रही होगी, ठीक, उस गवर्नमेंट को भी रिकॉग्नाइज करा जाता है। तो अगर डी ज्यूरे रिकॉग्निशन आपको मिला है, तो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो फॉर्मल मीन से बनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से बनी है, जो भी उनका प्रोसेस है लॉ बना गवर्नमेंट बनाने का उस कंट्री का, उस प्रोसेस से अगर कोई गवर्नमेंट बनी है उसे हम डी ज्यूरे गवर्नमेंट बोलेंगे। ठीक है। रिपीट आफ्टर मी, इट इज डी ज्यूरे गवर्नमेंट, जो कि नॉर्मल प्रोसेस से लॉ लिखा हुआ है इन लॉ ज्यूरे, मतलब कि ये लीगल है एकदम। और डी फैक्टो गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? वो गवर्नमेंट जो रिवॉल्ट से आई है, गवर्नमेंट ही रिवॉल्ट से आई है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, बेलिजरेंसी और इंसर्जेंसी। ठीक है। ये एक सेकेंड यहां पे करता हूं, ये एक पूरी हमारी कंट्री है। ठीक है। ये हमारी एक कंट्री हो गई, बहुत ही रफ सा मैं डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है। ये हमारी हो गई इंडिया। अच्छा, अब ये जो हमारी इंडिया है, इंडिया का कुछ पार्ट, ये पूरा जो पार्ट है वो एक गवर्नमेंट अपने पास रखती है। ठीक। प्लस यहां पे इतना कुछ पार्ट में रिवॉल्ट चल रहा है। यहां पे एक नई गवर्नमेंट आई है, टेरिटरी इसके पास भी है, पर इसके पास बहुत ज्यादा टेरिटरी नहीं, बहुत ज्यादा मेजोरिटी में टेरिटरी नहीं है। ठीक है। तो अब बहुत छोटा सा पार्ट है, सब्सटैंशियल पार्ट नहीं, बहुत छोटा सा पार्ट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंसर्जेंसी। ठीक। लेकिन अगर यही पार्ट ज्यादा हो जाता है, यानी कि ये इतना करीब ज्यादा, थोड़ा ज्यादा पार्ट गवर्नमेंट रिवॉल्ट करने वाले लोगों की गवर्नमेंट हो गई, तो उसको हम बोलते हैं बेलिजरेंसी। ठीक। इंसर्जेंसी आप समझो, इंसर्जेंसी जब छोटे किसी पार्ट में रिवॉल्ट हो रहा है लेकिन वो कंट्री का सब्सटैंशियल पार्ट नहीं है। बेलिजरेंसी जब वो सब्सटैंशियल पार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब इतना सब्सटैंशियल पार्ट होने की वजह से बेलिजरेंसी को रिकॉग्निशन मिल सकता है बाकी कंट्रीज से, यानी कि ये जो गवर्नमेंट है, ये भी जो एक्शंस लेगी उनको भी रिकॉग्निशन मिलेगा, मतलब वो भी वैलिड होंगे। ठीक है। और इनको इनको कई राइट्स मिलते हैं कि इनको कोई नया लॉ बना के जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है डी जूरे वाली, वो हटा नहीं सकती। ये सारी चीजें इनको मिलती हैं अगर किसी कंट्री, बाकी कंट्रीज इनको रिकॉग्नाइज कर देती है। ठीक। तो ये डी ज्यूरे डी फैक्टो। अब उसके बाद आते हैं केस लॉज ऑन स्टेट रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन के कुछ केस लॉज है, वो बताने के लिए आपको गवर्नमेंट रिकॉग्निशन बताना जरूरी था, क्योंकि स्टेट केस लॉज और गवर्नमेंट केस लॉज हम लोग दोनों ही डिस्कस करेंगे। तो अब इस केस लॉज स्टेट रिकॉग्निशन के जो है सबसे इंपॉर्टेंट है ल्यूथर वर्सेस सागर। क्या बोलता है? इसका आपको ईयर भी याद रख लेना है। क्या बोलता है? तो नो डिफरेंस बिटवीन डी फैक्टो डी ज्यूरे। ठीक है। वाइल असेसिंग इंटरनल एक्ट, यानी कि जब हम इंटरनल एक्ट देख रहे हैं तो डी ज्यूरे और डी फैक्टो रिकॉग्निशन वाला स्टेटस नहीं देखेंगे। ठीक। मतलब अगर किसी स्टेट को हमने अभी स्टेट रिकॉग्निशन का ही इसको केस समझो आप, तो अगर किसी स्टेट को हमने अभी डी ज्यूरे रिकॉग्निशन, डी फैक्टो दिया है बस, ठीक, और उस दौरान उसने जो एक्ट्स बनाए, क्या वो वैलिड होंगे कि नहीं होंगे, या फिर वो एक्ट
नेचुरल लॉस को वो हटा के तो नहीं बना रहा है, वुमेन्स के अगेंस्ट तो नहीं बना रहा है, या चिल्ड्रंस के अगेंस्ट तो नहीं बना रहा है। ये सारा काम एसेस करने का काम होता है हमारे रिकॉग्नाइजिंग स्टेट का, जो स्टेट रिकॉग्नाइज कर रहा है। अब अगर वो इंटरनल एक्ट को एसेस नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो डिफैक्टो वाले में एसेस नहीं करेगा, डी ज्यूरे में करेगा, दोनों में ही उसका एसेस करने का काम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। इसी बात को बैंक ऑफ इथोपिया केस भी रीअफर्म करता है। दोनों सेम केस हैं, सेम बातें बोलते हैं, ठीक है, कि इंटरनल एक्ट की वैलिडिटी नहीं हट जाएगी, या फिर इंटरनल एक्ट को एसेस करना छोड़ नहीं देगा कोई जो रिकॉग्नाइजिंग स्टेट होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है बैंक ऑफ इथियोपिया केस, हो गया, अच्छा सॉरी। उसके बाद फिर आते हैं सिविल एयर ट्रांसपोर्ट वर्सेस सेंट्रल एयर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में, ठीक। एक सेकंड में यहाँ पे खोल लेता हूं पहले, ठीक। ल्यूथर वर्सेस सागर हो गया, बैंक ऑफ इथियोपिया हो गया, उसके बाद फिर सिविल एयर ट्रांसपोर्ट केस। अब इसमें दो बातें बोली गई थी, क्या बातें? पहली बात कि क्या इफेक्ट होगा डी ज्यूरे डी फैक्टो का, डी ज्यूरे और डी फैक्टो दोनों ही रिकॉग्निशन का असर क्या होगा। तो डी ज्यूरे जो है वो रेट्रोएक्टिव इफेक्ट होगा उसका। मतलब क्या इसका? मतलब कि एक स्टेट बना, ठीक, स्टेबिलिटी नहीं थी उसमें, तो उसे आपने दे दिया डी ज्यूरे रिकॉग्निशन, वो डी फैक्टो रिकॉग्निशन, ठीक। डी फैक्टो रिकॉग्निशन पाने के बाद ये जो हमारा स्टेट था, एक सेकंड में यहां पर रख देता हूं, ये जो हमारा स्टेट था, डी फैक्टो रिकॉग्निशन पाने के बाद इसने कुछ लॉज बनाए, ठीक, कुछ इसने लॉज बनाए, और कुछ ऑर्डर्स पास करे, कुछ कोर्ट बनाई, कुछ जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ये सब हुआ। अब उसको डी ज्यूरे रिकॉग्निशन मिल गया है, ठीक। डी ज्यूरे रिकॉग्निशन में जो भी परमानेंट उनको प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, या जो भी उनको वैलिडिटी करने का अधिकार मिल जाता है, वो सारा अधिकार रेट्रोएक्टिवली लागू हो जाएगा। यानी कि वो जो एक्ट पहले से बने हैं वो सारे अपने आप वैलिड हो जाएंगे, ठीक। वो डी ज्यूरे के हिसाब से बिल्कुल वैलिड मान लिए जाएंगे स्टेट के हिसाब से। जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी स्टेट के हिसाब से वैलिड हो जाएंगे, ठीक। क्योंकि अब उसको डी ज्यूरे मिल गया है पहले का, मतलब सिर्फ जब से मिला है तब से नहीं, उससे पहले वाला भी पूरा सब कुछ एक स्टेट की तरह ही सारे उनको राइट्स दिए जाएंगे, ठीक है। आफ्टर डी ज्यूरे नो चेंज इन प्रायर गवर्नमेंटल स्टेटस, यानी कि डी ज्यूरे रिकॉग्निशन मिलने के बाद भी अब जो पहले स्टेटस था उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा गवर्नमेंट के भी स्टेटस में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं सिविल एयर ट्रांसपोर्ट में, ठीक। ये हो गया स्टेट रिकॉग्निशन। उसके बाद आते हैं हम लोग केस लॉज ऑन गवर्नमेंट रिकॉग्निशन। गवर्नमेंट रिकॉग्निशन के में क्या केस लॉज है? तो सबसे पहले तो अरंत जाजू मेंडी केस 1939 का केस है। इस केस में क्या बोला गया था? तो इस केस में बोला गया था डी फैक्टो गवर्नमेंट, जो डी फैक्टो गवर्नमेंट होती है उसके पास कुछ चीजें होती हैं, कुछ राइट्स होते हैं डिफैक्टो गवर्नमेंट के पास भी। डिफैक्टो आपको मैंने बताया क्या है, बेलिजरेंसी से बनी हुई गवर्नमेंट है वो, ठीक। उसके पास ज्यूरिडिक्शनल इम्यूनिटीज होती हैं। अब ये ज्यूरिडिक्शनल इम्यूनिटी क्या है, तो मैं एक बार रीड कर देता हूं इस चीज को। तो ज्यूरिडिक्शनल इम्यूनिटी का मतलब होता है कि लीगल एक्शंस ब्रॉट अगेंस्ट इट बाय द डी ज्यूरे गवर्नमेंट ऑफ स्पेन कुड नॉट प्रोसीड। पहली बात तो ये स्पेन का केस है, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला गया, स्पेन का केस है, यहां क्या बोला गया कि ऐसा नहीं होगा कि जो डी ज्यूरे गवर्नमेंट है वो कोई ऐसा लीगल एक्शन ला सकती है डी फैक्टो के पास, ठीक है। अगर इसको एक बार डी फैक्टो गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन मिल गया है तो उसके अगेंस्ट कोई एक्ट पास नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता, मैं आपको बता चुका हूं पहले। उसके बाद लीगल इम्यूनिटी क्या होती है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में, यानी कि जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होंगे, कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है उसमें इनको लीगल इम्यूनिटी मिलेगी इस गवर्नमेंट को भी। ऐसा नहीं कि एक ऐसे ही एक कोई नक्सलवादियों का ग्रुप है, कोई ग्रुप है, नहीं, रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है ये, ठीक। भले ही इसका रिकॉग्निशन डी फैक्टो है, लेकिन इसको वो सारी इम्यूनिटी मिलेंगी जो किसी भी स्टेट की किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से आई हुई गवर्नमेंट को मिलती है, ठीक। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अरनजाजू मेंडी, ठीक। यहाँ पे हमारा रिकॉग्निशन हो गया है पूरी तरीके से। रिकॉग्निशन की हम लोगों ने बातें कर ली, उसके केस लॉज देख लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे इनकी थ्योरीज और डॉक्ट्रिन्स कुछ, ठीक। आई वुड लाइक टू से कि आप इन कोर्सेज के जो भी नोट्स हैं, जो भी इनके वीडियोस हैं, उनको रिवाइज करते रहो। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को प्लीज ज्वाइन कर लेना, और साथ ही साथ आपको सब्सक्राइब कर लेना है। लाइक और सब्सक्राइब करो, कमेंट कर दिया करो। थैंक यू सो मच।